संदेश मिलते ही मिंगी जांगताई की दुकान पे आती है, पर वो ना वहाँ ना ही बाजार में कहीं दिखती है। पास के दुकानदार ने पूछने पे एक गली की तरफ इशारा किया जहाँ पे वो आखिरी बार देखी गई। मिंगी जब उस जगह आई तब टेलीपोर्टेशन एरे ने उसे अंडरग्राउंड चेंबर में खींच लिया। वहाँ उसने जांगताई को जख्मी पाया। तभी मूजीबाई ने आकर कहा, मुझे बस बुजाई का पता बता दो, फिर मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने दे दूंगा। पर मिंगी ने अपना मुंह खोलने से मना कर दिया। एक तरफ मिंगी पीछे से जांगताई को हिल कर रही थी, दूसरी तरफ मूजीबाई उस पे हमला करने को आगे बढ़ रहे थे और ये सारा सीन चाओयू मजे में देख रहा था। सीतुलिंग कहता है उसे छोड़ दो, चाहे तो मेरी जान ले लो, पर वो उसे इस वक्त अपने बारे में फिक्र करने को बोलता है। वहीं मिंगी अपने पावर से मूजीबाई पे अटैक करके जांगताई को लेकर भाग रही होती है, पर यहाँ से चाओयू उन पे वार कर देता है। 27 भी वहाँ आ जाता है। मिंगी उसे जांगताई को लेकर यहाँ से जाने को कहती है, पर वो बोलता है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी सुनलियाओ आगे बढ़ता है 27 को मजा चखाने के लिए। बीच में मिंगी आ जाती है और सुनलियाओ को रोकने की कोशिश करती है। उतने में चाओयू बिना दिखे 27 और जांगताई पे अटैक कर देता है, जिसे मिंगी अपने ऊपर ले लेती है और वो दोनों बैरियर से बाहर ड्रैगन कार्प टेरेस पहुंच जाते हैं और यहाँ मिंगी बुरी तरह से घायल हो जाती है। चाओयू अपने नौकर को जांगताई और 27 के पीछे जाने को कहता है और यहाँ मिंगी को जंजीरों में जकड़ लिया जाता है। मूजीबाई उसके स्पिरिचुअल पावर को सील कर देते हैं और पूछते हैं आखिर जीबुसाई कहाँ है। उन्होंने अपने जासूस झाड़ी से पता करवाया, लेकिन वो पूरे वुग्यू में कहीं नहीं दिखा। वो कहती है जीबुसाई ने उसे कुछ नहीं बताया क्योंकि वो उस पे भरोसा नहीं करता। वो ऐसा दिखाती है कि अभी वो उनके किसी काम नहीं आ सकती, पर मूजीबाई जानते हैं मिंगी बुजाई के लिए कितनी खास है, वरना वो पिछली बार उसे बचाने के लिए खुद की जान दांव पे नहीं लगाता। वो सुनलियाओ को कहते हैं मिंगी को ज्यादा से ज्यादा टॉर्चर करने। ये देख रहा सीतुलिंग बार बार यू से मिंगी के लिए रहम की भीख मांगता है, पर इस बार भी उसकी पुकार अनसुनी हो जाती है। यहाँ मिंगी, जिसने बैरियर के पीछे से किसी की मौजूदगी महसूस कर ली थी, मूजीबाई से कहती है क्या आप किसी दूसरे के इशारे पे नाचेंगे? क्या वो जो कहेगा आप वही करेंगे? फिर चाओयू को बोलती है तुम जो भी हो, पर एक बात तो है, तुम काफी बुज़दिल हो। कम से कम मूजीबाई अपना मुंह छुपाकर ये सब नहीं कर रहे तुम्हारी तरह। मुझे पता है तुम ऊंचे लोग के अमर योद्धा हो जो गहरे पाताल के जुर्म में भागीदार हो। यू सीतुलिंग से बोलता है ये तो काफी ज्यादा होशियार निकली। यहाँ सुनलियाओ हर पल मिंगी पे जुल्म करता रहता है, पर वो बुजाई के ठिकाने के बारे में कुछ नहीं बताती, बल्कि मूजीबाई को एक कुत्ता कहती है जो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दूसरों की गुलामी कर रहा है। पर अब उनका सारा किया धरा का धरा रह जाएगा क्योंकि उनका पाताल सील हो गया है और बुजाई भी नेदर बीस्ट को रिफाइन कर रहा है। पर जैसे जैसे वो अपनी जबान खोलती है वैसे वैसे उनका टॉर्चर बढ़ता रहता है और यहाँ सीतुलिंग बेबस होकर देख रहा होता है। वहीं 27 जांगताई को बिस्तर में लेटाकर शुन को रिक्वेस्ट करता है जीबुसाई को संदेश देने के मिंगी को मूजीबाई ले गए और वो वहाँ जा नहीं पा रहा क्योंकि उन लोगों ने वहाँ बैरियर लगा रखा है। वो कहती है मूजीबाई ने बुजाई के लिए ही जाल बिछाई है, वो ऐसे नाजुक मौके पे सिक्लूजन से बाहर नहीं आ सकता, वरना उसके नेदर बीस्ट कोर रिफाइन करने की सारी मेहनत बेकार जाएगी और वो खुद भी उनका शिकार बनकर सिवियरली इंजर्ड हो सकता है। हालांकि वो खुद भी मिंगी को ऐसे हाल में नहीं देख सकती, पर वो अभी प्रैक्टिकल होकर सोच रही है। 27 बोलता है आपका कहना गलत नहीं है और शायद यही करना सही है, पर मिंगी मेरे लिए मेरा पूरा परिवार है, मैं उसे ऐसे कुछ होने नहीं दे सकता। तभी बुशुई ये सब सुनकर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ जीबुसाई को पाताली दानव वर्गला रहे होते हैं कि कैसे उसकी मास्टर के साथ गलत हुआ, उन्हें टॉर्चर करके मारा गया, रुशुई तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। वो बोलते हमसे मिल जाओ और दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन जाओ और सभी गलत करने वालों को सबक सिखाओ, पर वो उनके बहकावे में नहीं आता और अपना काम करता जाता है। यहाँ बुशुई 27 के साथ ड्रैगन कार्प टेरेस के बैरियर के पास आ जाता है, जो कुछ अजीब सा लग रहा था। तभी वहाँ से यू का नौकर निकलकर उन पे अटैक करने लगता है, जो खुद को हर पल मल्टीप्लाई करता रहता है। इतने सारे शैडो फिगर से लड़ना उनके लिए मुश्किल होता है, पर वो दोनों पूरी जान लगा देते हैं उनसे फाइट करने में। यहाँ मिंगी पे कीलों की बरसात होती है और सीतुलिंग उसे ऐसा देखकर रो रहा होता है। मिंगी की स्पिरिचुअल पावर सील होने के बावजूद वो उसे बाईपास कर देती है अपने खून से और अपने आर्टिफैक्ट वाला हेयरपिन निकालने के लिए हाथ जूड़े पे डालती है, पर याद आता है इसे तो सीतुलिंग ने ले लिया था। मूजीबाई उसे फौरन से ढेर कर देते हैं। यहाँ सीतुलिंग को तड़पता देख यू भी उसके गले का पट्टा उतार देता है और बोलता है तुम खुद को बचा नहीं सकते, उसे क्या बचा पाओगे। यहाँ मूजीबाई सोचते हैं मिंगी मर गई है। उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो उठकर बैरियर तोड़ने की कोशिश करती है।
यू उस पे अटैक करने जाता है तो सीतुलिंग उसके सामने शील्ड बनकर सारा वार खुद पे ले लेता है। यहाँ मुचीबाई मिंगी को फिर से पकड़ लेते हैं और सोल सीजिंग टेक्निक यूज करने वाला यंत्र निकालते हैं और उसे आखिरी मौका देते हैं सच बताने का, पर वो अब भी बुजाई का पता नहीं बताती। लॉर्ड हानविंग बताते हैं वो किसी न किसी तरह से बुजाई को बिल से बाहर निकाल ही लेंगे, क्योंकि उसका मिंगी के साथ हार्ट इम्प्रिंट बना हुआ है। यंत्र एक्टिवेट करते ही मिंगी खुद को भ्रमित दुनिया में पाती है। डरी सहमी सी चिंग्युन प्रतियोगिता हारने की माफी मांग रही होती है, तभी सामने से उसकी माँ आकर उससे बुजाई का पता पूछती है और याद दिलाती है जी बुजाई योंगवान का कट्टर दुश्मन है, जिससे मुबारक बारिश हारने के बाद वो उसी को बचा रही है। ये कितनी शर्मनाक बात है, पर वो बस माफी मांगती रहती है, जिसपे मुचीबाई यंत्र की शिद्दत बढ़ा देते हैं और मिंगी अपना आपा खोने लगती है। उसे बेहद दर्द होता है। हार्ट इम्प्रिंट की वजह से बुजाई भी उसकी तड़प महसूस कर पाता है। उसकी चीखें उसे भी सुनाई देती है। बुजाई डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उस पे दानव हावी होने लग जाते हैं। यहाँ मिंगी कहती रहती है कि वो कुछ नहीं जानती, अगर वो लोग उसे मार भी दे तो भी वो बुजाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। यूं सोचता है ये यंत्र इतना पावरफुल है कि चाहे ये कोई फेरी ही क्यों ना हो जिसके पास स्पिरिचुअल वेन है, सोल सीजिंग टेक्निक बर्दाश्त करना आसान नहीं। यानी कि ये झूठ नहीं कह रही, इसके पास सच में जवाब नहीं है। यहाँ बुजाई स्पिरिट वेल से निकल जाता है। वहाँ सीतुलिंग मिंगी के हेयर पिन से यू पे अटैक करता है और वो राख बनकर छू हो जाता है। सीतुलिंग बैरियर तोड़कर उस पार जाने की कोशिश करता है, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। यहाँ मुचीबाई मिंगी को प्रस्ताव देते हैं स्वर्ण स्वप्न के बारे में बताकर उसके साइड आ जाने का। यहाँ उसे लग रहा है कि उसकी माँ ये सब पूछ रही है, पर मिंगी मुचीबाई के सारे चाल समझ जाती है। वो स्वर्ण स्वप्न के बारे में कुछ नहीं बताती। वो खुद को सेंस में रखने के लिए अपने आप को कीलों से चोट पहुंचाती है। लॉर्ड हानफिंग देखते हैं बुजाई भी नहीं आ रहा, ये भी कुछ बता नहीं रही, तो मिंगी उनके कुछ काम की नहीं रही, इसलिए वो उसे मारने लगते हैं। तभी बुजाई ड्रैगन कार्प टेरेस पे पहुंच जाता है और अंडरग्राउंड चेम्बर जाकर मुचीबाई को दबोच लेता है। इवन अपने रास्ते पे आ रहे सुनलियाओं को भी नहीं छोड़ता। पाताली दानव बुजाई से कहते हैं मुचीबाई को मारकर अपना बदला ले लेने। ये देख रही मिंगी उसे अपने आप को काबू में रहने को कहती है और दानवों की बात मानने से मना करती है। उसका हाथ जो मुचीबाई को मारने के लिए बढ़ रहा था वो रुक जाता है। वो कश्मकश में होता है दानवों और मिंगी के बीच। फिर वो मुचीबाई को अपनी नजरों से दूर हटाकर खुद पे कंट्रोल पाने की कोशिश करता है। मिंगी भी खुद को घसीटते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। बुजाई की आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। वो इस नाजुक वक्त में अपने आप पे काबू पाकर उन दानवों के कोर को पूरी तरह से रिफाइन कर देता है और उसके बाल फिर से काले हो जाते हैं और चेहरे से सारे निशान मिट जाते हैं। मिंगी को ये देखकर शांति मिलती है। वो अपने हाथ से कील छोड़ देती है, जिसकी वजह से उसका दिमाग फिर से अपना संतुलन खोने लगता है। वो अपनी माँ से कहती है, वो उनकी हर बात मानती है, पर इस बार नहीं मान सकती, जिसपे वो कहती है ठीक है तो तुम बुजाई के लिए मुझे धोखा दोगी तो यही जिंदगी भर बिना परिवार के सड़ती रहो। बुजाई मिंगी को ऐसी हालत में देखकर उसके पास आता है और उसके हाथ के चोट और बगल में पड़े कील को भी देखता है, फिर उसे अपने साथ वहां से ले जाता है। ये सब बैरियर के उस पार से सीतुलिंग देखकर खुद को लाचार महसूस करता है कि वो इतना शक्तिशाली नहीं है कि मिंगी को बचा सके। वहीं बुजाई मिंगी को वुग्यू ले आता है और हॉट स्प्रिंग में बैठाकर उसे हील करने लगता है और खुद को इन सब का कसूरवार ठहराता है। मिंगी जिसे बहुत ठंड लग रही थी, बुजाई के हाथों में गर्माहट मिलती है, उसे पकड़कर गले लगा लेती है। वो उसके काफी ज्यादा क्लोज आने लगती है। बुजाई को समझ नहीं आता क्या करे, सो वो उसे खुद से दूर हटाता है और उसे होश में आने को बोलता है, पर अब भी उसके अंदर से सोल सीजिंग टेक्निक का असर खत्म नहीं होता। वो बुजाई में क्रोध महसूस करती है जब उसे उसकी मिंगी ना होने की सच्चाई पता चली और ये कि वो उसके करीब स्वर्ण स्वप्न की वजह से आई और उसे झूठ कहा। वो उससे जरा भी प्यार नहीं करती। मिंगी बताती है कि वो उसे जरा क्या बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, बस उससे और खुद से कहने से डर रही थी। वो पूछता है क्या उसने मिंगवान पॉन्ड में ब्रिज बनाने के लिए कोई जादू किया था। उसने कहा नहीं, मैंने कोई जादू नहीं किया था। बुजाई को एहसास होता है प्रेम का पुल जाहिर होना और उन दोनों का क्षेत्र पार कर पाना इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि जितना प्यार उसके दिल में मिंगी के लिए था उतना ही मिंगी के दिल में उसके लिए। ये रियलाइजेशन होते ही बुजाई उसे किस कर लेता है और मिंगी को कहता है ध्यान से मुझे देखो, अब से वो मैं ही होऊंगा जो तुम्हारे दिल में रहूंगा, इसमें कोई और नहीं आ सकता। जब वो दोबारा उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है तब मिंगी सेंस में आकर वहां से भाग जाती है। सीतुलिंग उस अंडरग्राउंड से बाहर निकल आता है और अपने खून भरे हाथों को साफ करने लगता है। तभी फुए आती है जिसे वो बताता है उसने चाओयू को मार दिया। फुए उसके लिए चिंतित होती है कि उसे मिंगी के लिए
मुची बाई का दुश्मन नहीं बनना चाहिए था। मदद करना अलग बात होती है और नजर में चढ़ना अलग। वो बताता है लॉर्ड हानफिंग के एक से ज्यादा दुश्मन है और अगर वो उनमें से किसी के साथ जा मिले तो वो मुची बाई से बच सकता है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जजमेंट हॉल को मिंगी के अगवाही और उसके साथ हुए टॉर्चर की रिपोर्ट मिलती है, जिसकी खबरें तियांजी तक जाती है। वो अपने अंकल से पूछने आती है क्या ये सब उनका किया धरा है। वो बताते हैं उन्हें पता लगा मिंगी के पास स्पिरिचुअल वेन है जिसे बुजाई छुपा रहा था, इसलिए वो इसकी तह तक जाना चाहते थे। तियांजी बताती है मिंगी के स्पिरिचुअल वेन को छुपाने वाली वो थी, क्योंकि वो उसे शुहुआ से जोड़ने का इरादा रखती थी। वो बहुत ही जल्द एक फरमान जारी करेगी कि अब से जो फेरी स्पिरिचुअल वेन के साथ जन्मी है उन सबको छुपने की जरूरत नहीं, वो चाहे तो योद्धा बन सकती है। फिर वो उनसे पूछती है आखिर इन सब में जोशुई स्टेट के इमॉर्टल की लाश जिसिंग में क्या कर रही है। वो ये सुनकर चौंक पड़ते हैं, पर तियांजी से कहते हैं वो जो कोई भी हो इससे मेरा क्या लेना देना। तियांजी जाते हुए एक बात साफ कह देती है, जिस तरह से ये सारे रिपोर्ट उसे इतनी जल्दी मिले इसका मतलब अब लॉर्ड हानफिंग की पकड़ जिसिंग में ढीली पड़ रही है। तियांजी सोचती है भले ही जजमेंट हॉल मुची बाई के कंट्रोल से निकल गई, लेकिन फिर भी उनकी असलियत सबके सामने लाना आसान नहीं। इसके लिए उसे अपने पिता को किसी भी तरह से ठीक करना होगा। यहाँ 27 बुशुई को उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहता है। वो बताता है उसने बस मिंगी का एहसान चुकाया था जो पिछली बार उसने बुजाई की जान बचाकर की, जिस पे 27 कहता है इस हिसाब से तो तुमने मुझ पे भी एहसान किया था मुझे सुनलियाओं से बचाकर, तो बताओ उसे कैसे चुकाऊं। क्यों ना मैं तुम्हारी 3 इच्छा पूरी कर दूं। पहला चलो हम साथ में कभी मछली पकड़ने चलते हैं। वो कहता है ये मेरी ख्वाहिश है या तुम्हारी। चलो ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। 27 मिंगी को बताता है उसने मास्टर शी को पैगाम भेजा है सोल सीजिंग टेक्निक पे स्टडी करने का। शायद इससे आसमानी गम को दबाया जा सकता हो, क्योंकि उसके स्पिरिचुअल वेन का यूज करने पे भी इसका इफेक्ट उतना नहीं था। पर मिंगी बुजाई के बारे में सोच रही होती है। एक बार उसने स्वर्ण स्वप्न चुरा लिया तब बुजाई के सामने उसका मकसद सामने आ जाएगा और उसे लगेगा कि वो हमेशा से उससे झूठ कह रही थी। फिर उनके बीच के सारे नाते हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और वो उससे नफरत करने लगेगा। शायद उसे कुछ वक्त बाद भूल भी जाए और इस बात का उसे दुख हो रहा है। वहीं बुजाई बोयुलान को बताता है अब उसके लिए मिंगी का पास्ट उसकी ट्रू आइडेंटिटी मैटर नहीं करती। उसके लिए यही काफी है कि मिंगी उसे प्यार और उसकी केयर करती है। बुशुई उसे सलाह देता है अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखने। नेदर बीस्ट का कोर रिफाइन करने में उसका बॉडी बहुत कमजोर हो गया है। दूसरी तरफ शुआन जिसिंग आता है। एक तो उसका भाई मर गया और दूसरा नेदर बीस्ट का कोर रिफाइन हो गया। बदला लेने की शुरुआत वो सुनलियाओं से करता है। वो रहम की भीख मांगता है। कुछ काम न आने पे बताता है मुची बाई के पास अब भी एक अनफॉर्म्ड नेदर बीस्ट है, इसीलिए वो मुची बाई के पास आता है और सौदा करता है। वो अपने पिता को बताएगा कि चौयू को नेदर बीस्ट की आर्मी खड़ी करने में अपना स्पिरिचुअल पावर इतना यूज करना पड़ा कि बेचारा मारा गया, और ये कहानी सुनने लायक भी है। लॉर्ड हानफिंग भी इससे बरी हो जाएंगे। बदले में उसे उनका छुपाया दानव चाहिए जिसका जिक्र सुनलियाओ कर रहा था। शुआन का टोन ऐसा होता है जैसे कि वो मुची बाई को ऑर्डर कर रहा है। इस गुस्ताखी पे वो उसे एक थप्पड़ लगाते हैं और बोलते हैं अगर ये दानव चाहिए जो मेरी मुट्ठी में है तो तुम्हें ना सिर्फ मुझे इज्जत दिखानी होगी बल्कि मेरा साथ भी देना होगा और सारा इल्जाम मुर्दे पे डालकर मुझे इससे छुटकारा दिलाना होगा। शुआन भी अपना ईगो साइड में रखकर उनके साथ हाथ मिलाता है। सीतुलिंग वोग्यो मिंगी को देखने आता है और उससे माफी मांगता है कि उसे आने में देर हो गई। वो पूछती है आखिर ये खबरों से इतनी जल्दी लगी कैसे। वो बताता है जजमेंट हॉल को बैरियर के पास से एक अनजानी लाश मिली थी। मिंगी पूछती है क्या उस लाश के कलाई पे कोई चोट मिली, क्योंकि उसने वो चोट देखी थी। पर वो झूठ कहता है कि हाँ मिले थे, लेकिन उसे सुनने को मिला कि लाश जली हुई थी। फिर सीतुलिंग कैसे कह सकता है कि चोट कलाई पे था। वो समझ जाती है कि वो झूठ कह रहा है। वो जल्दी से उसके रिस्ट चेक करने लगती है। वो भी अपना भांडा फूटने पे बता देता है कि अगर वो यू को नहीं मारता तो वो मिंगी को मार देता। वो उसके लिए कंसर्न नजर आती है। वही पूरे जिसिंग में पोस्टर लगता है। औरतों के लिए सोल हाइडिंग नेल का लॉ हटा दिया गया है। अब उन्हें अपने स्पिरिचुअल पावर को छुपाने की जरूरत नहीं। सभी राजकुमारी के इस बोल्ड एक्शन पे तारीफें करती है। जांग ताई मिंगी को एक खुशखबरी सुनाती है। जब तियांजी के लोग उसे ट्रीट कर रहे थे तब उन्होंने उसके सोल हाइडिंग नेल पाया। उन्होंने पूछा क्या वो इसे हटाना चाहती है। उसने हाँ कहा और अब उसके पास भी स्पिरिचुअल वेन है और अब वो अपना पूरा ध्यान कल्टीवेशन में दे रही है। जांगताई देखती है बुजाई को मिंगी का इंतजार करते हुए तो वो उसे कहती है ये तो तुम्हें सच में बहुत पसंद करता है और मैं जानती हूँ तुम्हें भी उससे प्रेम है। वो बोलती है हाँ पर ये सब अंत में खत्म हो जाएगा
जिसमें जांग ताई बताती है फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हो सकता है उन दोनों के रास्ते एक दिन अलग हो जाए, पर अभी जो खुशी मिल रही है उसे खुलकर जीने में कोई बुराई नहीं। वही यान श्याओ जिसे मुचीबाई ने कह दिया था, भले ही वो उनके कहने पे महाराज को जहर ना दे, पर वो किसी न किसी से ये काम करवा देंगे और इल्जाम यान श्याओ पे डाल देंगे। सबके सामने उसे मुजरिम साबित करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं आखिर में तुम ही गुनहगार कहलाओगे तो क्यों ना ये काम तुम खुद ही अपने हाथों से करो। इसी सोच में डूबा वो आखिरकार काढ़े में मुचीबाई की दी दवाई मिलाकर महाराज को दे देता है, और जैसे ही वो चेंबर से बाहर आता है उसे तियांजी का बुलावा आ जाता है। जब वो उसके पास जाता है तो वो बताती है उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसने एक सपना देखा जिसमें यानश्याओ ने उसके पिता को मार दिया। वो उसे अपना पल्स चेक करने को बोलती है। वो जांच करके बताता है उसके नब्ज की रफ्तार बहुत तेज महसूस हो रही है, जैसे कि वो नर्वस हो, जिसपे वो उसके दिल की धड़कनों पे हाथ रखकर कहती है घबराए हुए तो तुम मुझे लग रहे हो। इसी मौके से फायदा उठाकर वो उसके आर्टिफैक्ट ले लेती है जिससे उसने पिछली बार एम्पेरर को हॉल रूम में बीमार किया था। वो जब उससे ये वापस मांगता है तो वो भोली बनने लगती है, तो वो कहता है कि वो लॉर्ड हानफिंग को बता देगा। वो भी कहती है ठीक है बता दो, मैं भी बोलूंगी ये तुमने अपनी मर्जी से इसे मेरे पास छोड़ दिया जब तुम मेरे पास आधी रात को आए थे। फिर देखते हैं कि वो किस पे यकीन करते हैं। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों से डर जाऊंगा। वो आंखों में आंसू लिए बताती है कि वो अपने पिता को बहुत मिस कर रही है, वो बस उसकी मदद चाहती है सिर्फ एक बार। पास्ट में हम देखते हैं जब एम्पेरर अचानक से अनकॉन्शियस हो गए थे तब मुचीबाई ने यानश्याओ को उन्हें मॉनिटर करने के लिए फिजिशियन बना दिया था। तियांजी जान गई थी अपने अंकल के हर चाल को। वो उस पे गुस्सा हुई उनके साथ जा मिलकर उसे धोखा देने पे। वो उसे रिक्वेस्ट करती दिखती है भले ही बाकी मेरे चाचा के प्रस्ताव को स्वीकार करके उनके साथ जा मिले, वो उनकी मर्जी है पर तुम ऐसा मत करो। उसने उससे एक बात कहा, जब ऐसा वक्त आए कि मुचीबाई उसके पिता की जान लेने का फैसला करे तो वो उसके लिए उन्हें जिंदा रखे। पर यानश्याओ ने बोला कि वो लॉर्ड हानफिंग के हुक्म के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। इस बात से तियांजी का दिल टूट कर रह गया। अभी वो कहता है कि वो ऐसा दिखाएगा कि वो उसके पास कभी आया ही ना हो। फिर वो अपना यंत्र तियांजी के पास ही छोड़कर चला जाता है। राजकुमारी अपने पिता को उस आर्टिफैक्ट की मदद से होश में लेकर आती है। वहीं भोजनालय में बुजाई मिंगी को उसकी पसंदीदा पैनकेक खिलाने ले आता है। वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि नेदर बीस्ट को रिफाइन होने के बाद से मुचीबाई खामोश है, जरूर वो कई खतरनाक चाल चलने के फिराक में है। बुजाई बताता है उसने बुशुई को उन पे नजर रखने को बोला है। वो कौन सा चाल चलने वाले हैं इस बात की खबरें उन्हें आज नहीं तो कल लग जाएगी। मिंगी थोड़ी ऑकवर्ड दिखती है क्योंकि उसे याद है पिछली बार हॉट स्प्रिंग में उसने बुजाई से लव कन्फेस कर दिया था, इसलिए बात घुमाने के लिए कहती है कि वो सोल सीजिंग टेक्निक की वजह से कुछ भी बोल रही थी। देन नेदर बीस्ट के बारे में बात करने लगती है जो कितना प्रभावशाली होते हैं कि कोई भी लोग इसकी पावर हासिल करना चाहे, पर किस्मत से बुजाई उनके बहकावे में नहीं आया। वो उसके सारे बहाने और ऑकवर्डनेस की वजह समझ रहा होता है, इसलिए जल्दी से उसके मुंह में पैनकेक ठूस कर उसकी बकबक बंद कर देता है। तभी उसे एम्पेरर का बुलावा आता है। जब वो वॉन फेंग को सही सलामत देखता है तो चौंकता नहीं है। उसे पता था राजकुमारी एक न एक दिन अपने अंकल की सारी चाल समझ जाएगी। वो भी एम्पेरर को मुचीबाई के बुरे इरादों के बारे में सब बता देता है और इस बारे में कुछ करने को बोलता है। वॉन फेंग बताते हैं वो अपने इकलौते भाई के इन इरादों से बहुत पहले से वाकिफ थे, पर वो छोटे में ऐसा नहीं था। लालच ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। वो मुचीबाई के यंगर सेल्फ जो मासूम और भोला था उसे याद करके कुछ कर नहीं पाते हैं। वो बुजाई का शुक्रिया करते हैं जिसिंग का इतना सोचने के लिए, पर नेदर बीस्ट के कोड रिफाइन करना वो भी किसी को बताए बिना इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तियांजी आकर बताती है ये इतना नाजुक मामला था कि इसका किसी को भनक लगना खतरनाक हो सकता था। वो अपने पिता को कहती है अपनी भावनाओं को ताक पे रखकर अपने भाई को उसके गुनाहों की सजा देने, एक बार अपने भाई के बजाय जिसिंग को अहमियत देने। बोजाई भी उन्हें कहता है मुचीबाई के पीछे जुशुई स्पिरिचुअल स्टेट जैसे बड़े लोग शामिल हैं, इसीलिए उनको जितनी जल्दी हो सके मुचीबाई की गिरफ्तारी पे जोर देता है। वॉन फेंग अगले दिन अपने भाई को बुलाते हैं और बताते हैं उन्हें सुनने को मिला कि वो नेदर बीस्ट की आर्मी इकट्ठा कर रहा है। लॉर्ड हानफिंग ऐसी अफवाहों को झूठ और छलावा कहते हैं। वॉन फेंग पूछते हैं आखिर तुम ऐसे कैसे हो गए। मैं जिस मुचीबाई को जानता था वो कितना दयालु, लोगों की मदद करने और उनका दुख बांटने वाला हुआ करता। लॉर्ड हानफिंग तंज करने लगते हैं कि उनका भाई कितना कमजोर है, इस गद्दी पे बैठने लायक ही नहीं है। उनकी वजह से तो उनका रेल्म हमेशा से लोअर रैंक में रहा है
और इसकी वजह से जिसिंग को दुख और तकलीफ उठानी पड़ी। वो ये भी कहते हैं जिसिंग बर्बाद जितना उनके पाताली दानवों से नहीं होगा उतना तो एक अनडिजर्विंग एम्परर की वजह से होगा। ये सुनकर वान फेंग ने उन्हें गिरफ्तार करने में जरा देर नहीं लगाई। वहीं फुए ने सीतुलिंग से बोला, अब मामला काफी पेचीदा है। चौयू की मौत के बाद जुशुई स्पिरिचुअल स्टेट गहराई से खंगाला जाएगा, जिसमें सीतुलिंग की पहचान बाहर आने का डर है। पर वो शांत होता है क्योंकि उसे पता है आखिर बार मुची बाई ने यू को देखा था। बलि का बकरा तो वही बनेंगे, उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। ऊपर से नेदरबिस्ट कोर बुजाई के जरिए रिफाइन हो गया है। लॉर्ड हानफिंग जुशुई के किसी काम के नहीं रहे, इसलिए वो उनसे छुटकारा पाने में वक्त नहीं लगाएंगे। वो ये बताती है मुची बाई को किंग ने अरेस्ट कर लिया और ये खबरें ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं हुआ। उसे पूरा यकीन है बुजाई अब भी इस खेल में सबसे ऊपर है। मुचीबाई की गिरफ्तारी की खबरें से मिंगी को आराम नहीं मिलता। बुजाई भी कहता है अगर उनके पीछे कोई मास्टरमाइंड होता तो अब तक वो जिंदा नहीं बचते। उसे शक है मुचीबाई का कोई बैकअप प्लान जरूर है। वहीं जेल में शाओ गार्ड्स को मारकर अपने मालिक के पास आ जाता है। दोनों पहले से ही मिले हुए थे। जब उन्होंने देखा बुजाई कोर रिफाइन कर रहा है तो अपना एक प्लान बनाया चुपके से एक नेदरबिस्ट शाओ की मदद से रेस करवाने का, जिसके लिए उसने जेल को चुना जहां वो उस दानव को अपना रथ खिला रहा था। वो उन्हें अपने साथ पाताल ले आता है और खुद को सैक्रिफाइस करके मुचीबाई के लिए नेदरबिस्ट की आर्मी खड़ी कर दी। जब तक सबको भनक लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाताली दानवों की ऊर्जा बुजाई और मिंगी के नजरों के सामने था। वो लोग जब वहां पहुंचे तब बुजाई ने चेक करके बताया अब बहुत देर हो गई, मुचीबाई को रोकना लगभग नामुमकिन है। तभी उसे तियांजी का संदेश मिलता है कि मुचीबाई दानवों की फौज के साथ फरार हो गए हैं। बुजाई ने बताया प्रेयर नाइट जल्दी आने वाला है। उस रात सितारों की और नेदरबिस्ट की ताकत चरम सीमा पे होगी। वही सही मौका होगा जब मुचीबाई जिसिंग पर हमला करेंगे। हालात की नजाकत को देखते हुए मिंगी ने एक सुझाव दिया। उसने फैसला किया कि वो दरिंदों को रोकने वाला दिव्य छाता को दोबारा बनाएगी, जिसे मिंगशियान ने इन्वेंट किया था पाताली दानवों को कैद करने के लिए। पर यांग्यो माउंटेन के वासियों को ये कुछ खास नहीं लगा, इसलिए वहाँ के महाराज ने इसे नष्ट कर दिया। पर उसने मिंगशियान को ये बनाते हुए देखा है। वो बुजाई को कहती है वो एक बार इसे बनाने की कोशिश करेगी। 27 ने उसे वार्न किया अगर जीसिंग में किसी ने उसके इस काम को पहचान लिया तो उसकी असलियत खतरे में आ सकती है। अगर यहाँ किसी को पता चला कि वही मिंगशियान है तो कोई उसकी मदद याद नहीं रखेगा, उल्टा उसे मार देगा। वो कहती है अभी हमारे लिए दानवों को रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो न सिर्फ जीसिंग बल्कि बाकी के लोग के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर मैं किसी काम आ सकती हूँ तो मैं ऐसे हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठूं। वहीं तियांजी यानशियाओ को बुलवाती है और उससे पूछती है मुचीबाई कहाँ जा सकते हैं। पर वो कहता है अब तो आपके पिता सेहतमंद हो गए हैं, आपके पास तो कई रास्ते हैं मुचीबाई को ढूंढने की। मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वो उसे ऑफर देती है जो प्रस्ताव उसके अंकल ने उसे दिया वो सब वो भी उसे दे सकती है अगर वो उसके काम आया तो। यानशियाओ कहता है नहीं दे सकती। भले ही हानफिंग जिसिंग के जानशीन नहीं है, लेकिन इस लोक को एक लीडर की जरूरत है। वो पूछता है क्या वो चाहती है जिसिंग की महारानी बनकर इसे लीड करना, क्योंकि वो उसकी चाहत अच्छे से जानता है पर इसे सच करने की हिम्मत नहीं है। इसीलिए तो उसे पति की जरूरत थी, खासकर बुजाई जैसे की जो उसके लिए जिसिंग संभाल सके। वो बताता है उसकी इच्छाएं भी उस जैसी ऊंची है, इसीलिए प्रस्ताव रखता है वो उससे शादी कर ले और वो उसके लिए जिसिंग संभालेगा। पर तियांजी को हेजिटेट देखकर कहता है अगर वो ऐसा नहीं कर सकती तो वो भी मुचीबाई को धोखा नहीं दे सकता। जब वो अपना यंत्र लेकर जा रहा होता है तो तियांजी उसे पकड़कर किस कर लेती है और कहती है तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें सब दूंगी, बस मुझे बताओ मेरे चाचा का अगला कदम क्या हो सकता है। पर उसे लगता है कि वो उसके साथ खेल रही है, पहले बुजाई और अब वो। उसके लिए बस पति का होना जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो। तभी यांगचुए उसे तियांजी से दूर हटाकर एक मुक्का लगाता है। तियांजी कहती है बिल्कुल नहीं, मेरे लिए तुम पहले भी सही नहीं थे, अब क्या होगे। ये बात उसे तकलीफ पहुंचाती है, इसलिए उसे गुस्से में कहता है हाँ तो इस यांगचू से ही शादी कर लो, ये तो तुम्हारी हर बात को पूजता है, ये तो इतना बेवकूफ है कि तुम्हें धोखा देने के बारे में सोचेगा भी नहीं। यांगचू का गुस्सा बढ़ता जाता है, वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है पर तियांजी उसे रोककर उसका हाथ पकड़कर यानशियाओ को बोलती है हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। यानशियाओ रोते हुए चला जाता है। यहाँ तियांजी के आंसू भी रुकने का नाम नहीं लेते। यहाँ मिंगी दिव्य छाता बनाती रहती है। वहीं बुजाई दूर से उसे हंसते हुए देखकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता जाता है।
उसके तैयार किए छाते को पूरे जिसिंग में बांटा जाता है। कुछ तियांजी के पास आते हैं जिसको बताया जाता है ये कारीगरों ने मिंगी के दिए ब्लूप्रिंट से बनाए हैं। वहीं मिंगी जांगताई के लिए भी छाता बना रही होती है। बुजाई उसके लिए सारे वुग्यों को रोशन कर देता है। वो बताती है ये दिव्य छाता कई दानवों को भगा सकती है, लेकिन पाताली दानवों को कैद करने के लिए इस यंत्र की शक्ति मजबूत करनी होगी। इसलिए बुजाई सब तैयार होने के बाद इनमें अपना स्पिरिचुअल पावर डालने की बात करता है। दोनों को देख रहे होते हैं उनके सहजीव। 27 बोलता है बुजाई तो मिंगी पे पूरी तरह से फिदा है। बुशियो कहता है सबसे पहले उसकी मास्टर बुजाई के प्यार में पड़ी एक मंगेतर होते हुए भी। 27 कहता है नहीं, तुम्हारे आका ने पहले मिंगी को पसंद किया। इस बात को लेकर दोनों में तू मैं होती रहती है। शुन दोनों को चुप कराती है और ये मजेदार नजारा खुद भी देखने लगती है। मिंगी बुजाई को बताती है जो पंखा मिंगशान इस्तेमाल करता है उसका नाम एम्बर है, उससे नेदरबिस्ट का पावर कम पड़ सकता है। बुजाई कहता है क्यों, तुम्हें वो चाहिए क्या? वो उसे पकड़कर कहती है हाँ, दे देते तो अच्छा होता। बुजाई जेलस होकर बोलता है उसने तो उसे नष्ट कर दिया, जिसमें मिंगी गुस्सा हो जाती है कि ये मिंगशियान का सबसे प्यारा यंत्र था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो बोलता है हाँ तो उसके पंखे से मेरा क्या लेना देना, वैसे भी भूलो मत मैं तुम्हारा पति हूँ। ये सुनकर 27 बुशुई को कहता है देखो अपने जल कुकड़े आका को, अब भी कहोगे वो प्यार में पागल नहीं है। बुजाई रूठी हुई मिंगी से कहता है मुचीबाई के साथ होने वाली लड़ाई में मैं तुम्हें महफूज रखूंगा, लेकिन एक बार मैं इस लड़ाई में बच गया तो मैं तुम्हें खुद से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा। मिंगी उसे कहती है कि वो दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन शुनमिंग के मायावी दुनिया में हुए एक खुलासा के बारे में याद दिलाती है कि हार्ड बॉन्ड एरे नेदरबिस्ट को हराने में बहुत मददगार साबित हो सकता है और 100 साल पहले इसी टेक्निक से पाताली दानवों को सील किया गया था। बुजाई याद दिलाता है इसकी शर्त बहुत सख्त है, इसमें जादू करने वाले के बीच एक एक पल और एक एक धड़कन का मेल होना जरूरी था। अगर जरा सा भी इधर उधर हुआ तो उसका अंजाम तुरंत आत्मा दहन होगा। पर उसे पूरा यकीन है वो और मिंगी इस फॉर्मेशन को बनाने में कामयाब जरूर होंगे, क्योंकि वो जानता है वो दोनों वाकई एक जान और एक दिमाग है। यहाँ हम यानशा और मुचीबाई के पास्ट कॉन्वर्सेशन को देखते हैं। जब उन्होंने उससे पूछना चाहा कि क्या वो तियांजी को प्यार करता है, तब उसने बोला प्यार उसे पावर नहीं दिला सकता, ना ही तियांजी जिसिंग को रूल करने के काबिल है। जिस पे मुचीबाई उसे अपने काम के बदले अपने महाराज बनने के बाद उसे लॉर्ड हानफिंग का पद ऑफर करते हैं। वो भी उन्हें यकीन दिलाता है तियांजी भले ही अपने पिता को बिस्तर से उठाने में कामयाब भी हो गई, लेकिन फिर भी उनका दिया गया पाउडर एम्पेरर के शरीर को कमजोर बनाकर रखेगा, जिसकी वजह से मुचीबाई बड़े आराम से प्रेयर नाइट के दिन उन्हें हरा सकेंगे। जोशुई स्पिरिचुअल स्टेट में मिंगशिन रिकवर होकर एम्पेरर के पास आता है, बताता है बुजाई के पावर को सभी ने अंडर एस्टिमेट किया। मुचीबाई ने जोशुई के सालों की मेहनत जो उन्होंने नेदरबिस्ट को रेज करने में लगाई थी उसे बर्बाद कर दिया। नतीजे में लॉर्ड जिंगसी यानी चौयू भी मारा गया। वो कहता है जीसिंग बर्बादी के कगार पे है। वो उसकी तबाही में उनका सहयोग करने का प्रस्ताव देता है, बदले में बस चाहता है वो उसके वांगवान माउंटेन में क्राउन प्रिंस बनने में काम आए। एम्पेरर का गुस्सा आसमान छू उठता है जब उन्हें पता चलता है मुचीबाई उनके बेटे की मौत की बात को छुपा रहे थे, साथ उनके नेदरबिस्ट के कोर को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बचा रखे थे। वो उसके सौदे को मानकर उसे एक इम्पोर्टेंट आइटम देते हैं जो उसके इस काम में मददगार साबित हो सकता है। जैसे ही प्रार्थना की रात शुरू हुई, जिसिंग के महाराज वानफिंग ने रस्म का आगाज किया ताकि वो सितारों की रोशनी से अपनी प्रजा की खुशहाली की दुआ कर सके। तभी मुचीबाई अपने पाताली दानवों के साथ आ गए और उन्हें बताया कि उन्हें जहर दिया गया है और उन्होंने अपनी पॉइजन पावर का इस्तेमाल दुआ मांगने में की जो अब बद्दुआ बन गई है। बुजाई का पावर भी अभी चल नहीं पाता। तभी मुचीबाई एम्पेरर पे बुरी तरह से अटैक कर देते हैं। उनके दानवों की फौज पूरे जिसिंग को बर्बाद कर रहा होता है। सभी मिंगी की छाते से उन नेदरबिस्ट को भगाते हैं। सीतुलिंग आसमान में दानवी ऊर्जा देख समझ जाता है मुचीबाई ने आखिर में बगावत कर ही दी। वो एक टीम को जिसिंग के वासियों की मदद के लिए रवाना करता है और दूसरे के साथ जिसिंग के महल जाता है। मुचीबाई अपने भाई को तख्त त्यागने के कागजात पे खून से दस्तखत करने को कहते हैं ताकि वो महाराज बन सके और अपने दानवों की फौज से जोशुई स्टेट को फतह करके अपने जिसिंग को अपर रेल में शामिल कर पाए। पर एम्पेरर नहीं सुनते। मुचीबाई जबरदस्ती करने लगते हैं, पर फिर भी उन्हें अड़ा हुआ देखकर उन पे हमला करने लगते हैं, जिसपे वो बोलते हैं तुम ये सब हमारे वासियों के लिए कर रहे हो ना, लेकिन तुम सबसे पहले उन्हें ही नुकसान पहुंचा रहे हो।
तुम महाराज बनकर भी सबकी नफरत ही झेलते रहोगे। तभी बुजाई अंदर आकर उन्हें बचाता है और मुचीबाई से कहता है खेल अभी बाकी है। सभी वासी भी अंदर आ जाते हैं, सबके हाथ में दिव्य छाता होता है। असल में यान श्याओ मुचीबाई का भरोसा जीतने का ढोंग कर रहा था। वो तो असल में उनके खिलाफ ही लड़ रहा था। उसने बुजाई को बताया लॉर्ड हानफिंग उसके जरिए एम्पेरर को दिव्य शक्ति कमजोर करने का पाउडर देना चाहते हैं ताकि एम्पेरर उस जहरीली पावर का यूज करके प्रेयर नाइट में प्रार्थना करे और सभी पे जहर का असर हो जाए। यान श्याओ ने इस बारे में बुजाई को इसलिए बताया क्योंकि वो भले ही सत्ता का भूखा है लेकिन सही गलत की पहचान उसे आती है। बुजाई ने पूछा तुमने मुझे ही क्यों चुना? तियानजी के साथ भी तो हाथ मिला सकते थे। उसने कहा ऐसा करना खतरनाक और मुचीबाई के जहन में शक भर सकता है। वो उसे रिक्वेस्ट करता है अगर प्रेयर नाइट में सब चीजें उनके प्लान के मुताबिक ना हुई तो वो तियानजी की हिफाजत किसी भी तरह से करे। राजकुमारी ने भी मुचीबाई से कहा सरेंडर कर देने। भले ही वो आज कामयाब हो गए लेकिन फ्यूचर में कोई भी उन्हें लीडर नहीं मानेगा, ना ही उन्हें फॉलो करेगा। वो पूछते हैं तो क्या वो सब इस बीमार राजा को सुनेंगे? वो कहती है वो जिसिंग को लीड करेगी। एम्पेरर की जायज औलाद होने के नाते वो बिना किसी का रथ बहाए जिसिंग को अपर रेल में पहुंचाएगी। उन्हें अपनी भतीजी की बात पे हंसी आ जाती है जिसपे मिंगी बोल उठती है राजकुमारी कम से कम तुम जैसी नहीं है जो ऊंचे लोग से मिलकर गद्दारी करे और ऐसे भयानक दानवों के साथ मासूमों का खून बहाए। मुचीबाई गुस्से में सबको अपने इविल पावर से ढकेल देते हैं और बुजाई अंदर रह जाता है। बाहर मिंगी तियानजी को दिव्य छाता देती है और बाकियों के साथ मिलकर नेदर बीस्ट को रोकने की कोशिश करती है और अंदर बुजाई मुचीबाई के साथ फाइट कर रहा होता है।